Good morning, everyone. Welcome back to Ansarkari. Today, in the newspaper session, we will be covering the newspaper for 30th of July 2024. First of all, we are talking about fiscal deficit range, which government may be targeting. So, यहाँ पे बात हो रही है of shifting the range between 3 to 7 to 4.3% के बीच में, and it's shifting from the सिंगल नंबर टारगेट. पहले सिंगल नंबर टारगेट हम जैसे कि फिजिकल डेफिसिट इज प्लान टू रिड्यूस टू 4.5% बाय फाइनेंशियल ईयर 26. तो यहाँ पे बात हो रही है 3% से लेके 4% के बीच में मेंटेन करने की. इससे हम क्या प्रमोट करें? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को प्रमोट करें. एक स्टेबल फिजिकल डेफिसिट रेंज अगर होगा हमारा तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी मेंटेन रहेगी, जिसकी वजह से जो कॉन्फिडेंस है इन्वेस्टर्स का, बाहर से जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, डोमेस्टिक लेवल पे जो इन्वेस्टर्स हैं, वो इंक्रीज होगा. इसके साथ साथ हम बोल सकते हैं एक इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए भी मेजर है हमारे पास, जिसमें हम फिजिकल डेफिसिट की रेंज को कंट्रोल करते हैं. तो इसके लिए बोल सकते हैं एक बैलेंस चाहिए होगा मैं हमें तीन चीजों के बीच में. एक तो रेवेन्यू जनरेशन कितना हो रहा है हमारी इकोनॉमी के अंदर, एक्सपेंडिचर मैनेज कैसे कर रहे हैं हम, और इकोनॉमिक ग्रोथ भी साथ में हो पाए. उसके साथ साथ हमें ये 3 से लेके 4% के बीच में टारगेट को मेंटेन करना है. बेनिफिट्स इसके यही होंगे: इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, लो इन्फ्लेशन रेट को मेंटेन करने में हेल्प करेगा, क्रेडिट रेटिंग को भी इनहेंस करेगा, साथ साथ में इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है उसको बूस्ट करेगा. So it is planned to reduce the fiscal deficit by 4.5% till the financial year 26. इसके साथ साथ debt to GDP ratio that has been falling with the growing GDP, जिसके बारे में हम बाद में in detail भी बात करने वाले हैं आज. So that is why reducing the fiscal deficit is important. Next is regarding India terms EU carbon tax proposal unfair. That is CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism. एंड इंडिया ने डिक्लाइन कर दिया ईयू के प्रपोजल को फॉर अ कार्बन टैक्स ऑन द इंडियन कार्बन प्रोड्यूसिंग एजेंसीज. सो इंडिया की जो इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी हैं अजय सेठ, उन्होंने स्टेट किया है कि जो प्रपोजल है इट इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया. एंड ईयू का जो प्रपोजल है, टैक्स प्रपोजल है, वो पार्ट है उसके प्लान का टू रीच द नेट जीरो ग्रीन एमिशंस बाय 2050. तो सी बैम जो एक पॉलिसी है, टैरिफ बेसिकली उसपे इम्पोज किया जाता है जो भी इंपोर्ट किया जाएगा ऑफ दी हाई कार्बन गुड्स, जिसमें एल्यूमिनियम, स्टील, सीमेंट इंडस्ट्री, ये सारी इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व होती हैं. तो इंडिया के जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उन्होंने स्टेट भी किया कि जो सीबैम है इट वुड किल द ईयूज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, क्योंकि इतना आप टैरिफ इम्पोज उसके ऊपर डायरेक्टली कर रहे हैं. एंड इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे बोल सकते हैं कि एमएसएमई सेक्टर भी है एंड ऑल्सो स्टील सीमेंट सेक्टर भी है, जो कि डायरेक्टली सीबैम की वजह से इम्पैक्ट होएगा. तो सीबैम जो है एक चैलेंज बन सकता है इंडियन कंपनीज के लिए जिनका ग्रीन हाउस गैस फुटप्रिंट काफी ज्यादा है. एंड इसीलिए ये भी जरूरी है यहाँ पे कि इंडिया जो है वो अपना खुद का कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म लेके आए, जिसमें इंडिया लेके भी आए कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम, जिससे वो इंसेंटिवाइज करेगा एमिशन रिडक्शन को एंड ऑल्सो बूस्ट करेगा एनर्जी इन्वेस्टमेंट्स को. क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट की तरफ हम बढ़ेंगे, जिसमें बहुत सारे डिफरेंट प्रपोजल्स भी हैं जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जैसे फेम स्कीम एंड ऑल्सो कैफे स्कीम, जो कि प्रमोट कर रहे हैं कस्टमर को भी एंड ऑल्सो इन्वेस्टर्स को भी टू मूव टूवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑल्सो. सो क्लीन एनर्जी की तरफ उस ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में ये दो स्कीम्स आ जाती हैं. एंड ओवरऑल इंसेंटिवाइज करने के लिए कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है. Then next, what US president elections mean for the Indian stock markets. तो US presidential elections जो हैं they can have an impact on the Indian stock market. बोल सकते हैं कि कैसी उनकी गवर्नमेंट पॉलिसीज होंगी, वो इम्पैक्ट करेंगी टैरिफ्स को, एग्रीमेंट्स को,
देन रेगुलेशन कैसे होगा, जैसे कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, ये सेक्टर्स डायरेक्टली इम्पैक्ट होंगे, वहां पे कैसे इकोनॉमिक पॉलिसीज फ्रेम हो रही हैं। जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे इम्पैक्ट आएगा, जिसमें ग्लोबल मार्केट कॉन्फिडेंस चेंज होगा, अनसर्टेनिटीज आएंगे, एंड ऑल्सो बोल सकते हैं कमोडिटी प्राइस जो है उसमें भी फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, जिसके साथ साथ लिंक्ड है ग्लोबल इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस। तो वो कैसे पार्टिसिपेट करें ग्लोबल मार्केट में, कितना रिस्क ले पा रहे हैं, ऑल्सो इंक्लूडिंग इन इंडिया, वो इम्पैक्ट करेगा डायरेक्टली द इंडियन स्टॉक मार्केट ऑल्सो। एंड ऑल्सो इलेक्शंस के साथ साथ जुड़ा होता है कि हमारा ट्रेड रिलेशन कैसा है उस कंट्री के साथ। तो ट्रेड रिलेशन और रेगुलेशन कितने, क्या ट्रेड पॉलिसी है, कितना टैरिफ इम्पोज किया जाएगा बाय द न्यू यूएस गवर्नमेंट, वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स इन इंडिया। रिस्ट्रिक्टिव रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी होगी, जैसे कि रिस्ट्रिक्टिव वीजा पॉलिसी देखी जा रही है, इट कुड हर्ट इंडिया सॉफ्टवेयर सर्विस सेक्टर। सो बहुत सारी चीजें हैं जो कि इंटरलिंक्ड होती हैं, एंड अभी अनसर्टेनिटी है, एंड आगे आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि जो ट्रेड पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस है वो कैसे फ्रेम आउट होती हैं। देन यहाँ पे हमारे पास एक चार्ट भी दिया गया है रिगार्डिंग द इमर्जिंग मार्केट्स ट्रैकर, जिसमें इंडिया जो है इट इज रिमेन्ड ऑन द फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पे है चाइना, एंड ऑल्सो थर्ड पे है मलेशिया। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसी है अक्रॉस द 10 इमर्जिंग मार्केट्स based on 7 high frequency indicators। सो इंडिया का परफॉर्मेंस काफी बेटर देखा गया है, एंड फर्स्ट पोजीशन इंडिया ने मेंटेन किया है। सो मानसी दी, व्हाट डज इट इंडिकेट, इंडिया का फर्स्ट पोजीशन पे रहना रियल? फर्स्ट पोजीशन पे रहना, दिस इज नॉट इन टर्म्स ऑफ द साइज ऑफ द कैपिटल मार्केट इन द वर्ल्ड। आई थिंक उस पे इंडिया इज फोर्थ या फिफ्थ लार्जेस्ट है, बट ये इमर्जिंग मार्केट्स की बात कर रहे हैं, कहाँ पे ज्यादा हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो इन दैट टर्म्स वी आर सीइंग वन ऑफ द सिग्निफिकेंट एंड हाईएस्ट ग्रोथ इन इंडियाज कैपिटल या शेयर मार्केट। एंड दिस इज ऑल्सो वो बाकी इंडिकेटर्स भी दिखा रहे हैं जो हमारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को शो करते हैं। फॉर एग्जांपल रियल जीडीपी ग्रोथ इज 7.8%, पीएमआई। तो ये सारे जो इंडिकेटर्स हैं दीज आर कॉल्ड एज हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स, जिनको अगेन व्हेन समवन आस्क्स यू अबाउट द India's economy, so that's how you'll be explaining through these indicators and their performances. So it is indicating stability hai, and sustainable growth momentum is seen here. So Southeast Asia mein you can see jo major countries are, apart from southern, like certain Latin American countries are there, Turkey is there. So majorly we are seeing expansion and growth in Southeast Asia. Like top 3 is India, China, Malaysia. तो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स। नेक्स्ट नेक्स्ट इज रिगार्डिंग डिजिटाइजेशन। यहाँ पे बोला जा रहा है कि डिजिटाइजेशन जो है वो गेन्स भी ऑफर करता है, बट उसके साथ साथ रिस्क भी हिडन है, बहुत सारे चैलेंजेस पोज करता है, जैसे साइबर सिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी, डेटा में बायस होना, देन वेंडर और थर्ड पार्टी रिस्क इन्वॉल्व होना, कस्टमर का प्रोटेक्शन, डेटा का प्रोटेक्शन। तो इंटरकनेक्टेडनेस काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, जो कि रिस्क डिजिटाइजेशन के साथ जो लिंक्ड है उनको वो कॉम्प्लेक्स बना देती है। एंड क्योंकि इंडिया में हमने देखा है कि इट इज हैविंग द हाईएस्ट लेवल ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किल्स, तो इसलिए जरूरी भी हो जाता है कि साथ में क्या हम सिक्योरिटी को भी मेंटेन कर पा रहे हैं, क्या जॉब्स जो हैं वो प्रॉपरली हम मेंटेन कर पा रहे हैं, जॉब डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है, जो स्किल्स में मिसमैच है हम उसको कैसे कनेक्ट करेंगे, साइबर अटैक्स के जो इश्यूज हैं उसके बारे में कैसे अवेयरनेस हम लेके आएंगे, फिशिंग जो कि सबसे कॉमन साइबर अटैक है इंडिया में, एंड इट इज अकाउंटिंग फॉर 22% ऑफ द इंसिडेंट्स। तो कैसे अपने कस्टमर्स को हम अवेयर करेंगे इसके बारे में। सो ये हाईलाइट करता है कि नेक्स्ट जनरेशन जो बैंकिंग की भी है उसके लिए भी जरूरी है साइबर सिक्योरिटी में और ज्यादा इन्वेस्ट करना, एंड अपने फाइनेंशियल सर्विसेज को इम्प्रूव करना, जिसमें कॉस्ट को भी आप अफोर्डेबल बना रहे हो, सिक्योर भी बना रहे हो, एंड देन इफेक्टिव बेनिफिशियरीज को आप टारगेट भी कर रहे हो, एंड ये सब कुछ आप कर रहे हो इन अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर।
इसीलिए जरूरी हो जाता है स्ट्रीमलाइन करना। एंड सब्सिडीज जैसे हम प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू दी डीबीटीज, दैट इज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स, उनको स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है। वहां पे भी जो लीकेजेस हो रही है, गलत बेनिफिशियरी को आपने ट्रांसफर कर दिया या आपने ट्रांसफर नहीं किया, कर दिया, वहां पे शो नहीं हुआ, तो ये सारे इश्यूज के साथ भी डील करना इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि कुछ लोग जो हैं, जो एम्प्लॉयड हैं इन सेक्टर्स में, वो डिपेंड करते हैं फॉर द डे टू डे लाइफ ऑन द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन द बैंकिंग, इन द फाइनेंशियल सेक्टर, जहाँ पे ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट जैसे चीजें हम प्रैक्टिस करते हैं, वहां पे सिक्योरिटी की जरूरत है। इसके साथ साथ हेल्थ केयर सेक्टर में, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स हम मेंटेन करने की बात करें आयुष्मान मिशन के अंदर, इसके साथ साथ टेलीमेडिसिन को हम प्रमोट कर रहे हैं। एजुकेशन में भी हमने देखा था कि हम जो डेटा लेते हैं बच्चों का स्कूल में, कहाँ तक उसकी फीजिबिलिटी होनी चाहिए, किस किस के पास एक्सेस होनी चाहिए, नेशनल डेटाबेस हम बनाते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज देते हैं, डिजिटल रिसोर्सेज होते हैं। ऐसे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर भी एंड एग्रीकल्चर सेक्टर भी। तो जरूरी हो जाता है हमारे लिए कि इंडिया जो है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहा है, साथ साथ में ही साइबर सिक्योरिटी में भी उतना इन्वेस्ट करे, ताकि कॉम्पिटिटिवनेस को तो हम बढ़ा ही रहे हैं, बट जो लाइफ है लोगों की उसको भी हम इम्प्रूव कर पाए, रिस्क So को यहाँ reduce कर पे पाए। यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली द फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को हम आगे कैसे लेके मतलब कंटिन्यू कैसे रख सकते हैं with more and more increasing of digitization across the financial sector, banking sector में. So one keyword that is mentioned here is future proof the financial system. How can we ensure that? So अगर जो आपने points highlight करे वो risk factors हैं. Now what are the advantages that we have seen after increased digitization in the financial space in India? So one is the direct benefit transfer. So it has streamlined our subsidies and it has reduced the leakages. So through this, we can say that it has almost saved around rupees 3.4 trillion over the years after the implementation. So in a way, we can say कि direct benefit transfer की वजह से the system has become much more transparent, and it has also helped us in future planning also. Then we often talk about that revenue expenditure should be rationalized. So that is one of the implications of the DBT. Second important aspect is how we are seeing that the retail credit has been revolutionized because of digitization, because here we are seeing the participation of fintech firms, NBFCs have increased when it comes to lending. So in a way, this has also helped in reducing the burden on the banks when it comes to the meeting the credit needs of the people. Like, it has also increased the ease with which you can get the credit, specifically when we're talking about the personal loans. So for example, if we talk about Paytm, so you can easily get a credit of around 60,000 or 1 lakh easily. So that is one of the revolution that we have seen. Now, when it comes to how we can stop the financial frauds, so the major thing is, what are the different ways through which we can increase the financial awareness? When we are talking about that, even the number of transactions through online banking and mobile banking, internet banking, that is increased. So in that case, we often see that advertisements, they are focusing upon that you should not share your sensitive information. For example, you shouldn't share your OTPs with other people. So major focus should be on stopping these financial frauds. And in that also, we have seen that how the numbers or the incidence of the financial fraud is specifically higher in the youth population. So these are certain aspects when we are only talking about the financial sector in India. We have also seen that UPI, that is also one of the major revolution, and that is, we can say, the indigenous addition or indigenous innovation of India that has contributed even globally, that we are seeing that it is functional in other countries as well. So that is one of the safest mechanisms. So it has enabled, we can say, seamless transfer of payments, but definitely risks are there. Yes. Then next is regarding Rapido.
It turns fourth unicorn of 2024. So यूनिकॉर्न कब बोलते हैं? जब हम बोल सकते हैं कि $1 बिलियन तक ओवरऑल वैल्यूएशन हो जाता है कंपनी का, एंड ऑल्सो इट इज ऑफ इंडियन ओरिजिन, इंडिया में ही फाउंडेड होनी चाहिए कंपनी, देन इट कैन बी कॉल्ड एज एन यूनिकॉर्न कंपनी. इसके अलावा मीशो, अनअकैडमी, ये सब भी यूनिकॉर्न लिस्ट के अंदर एडेड है. एंड जेप्टो, इनक्रेड फाइनेंस की भी यहाँ पे बात हो रही है. मानसी दी, इसमें आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? No, this is, we can say कि it is reflecting the efficiency of the startup revolution in India. That we are seeing that the number of unicorns are increasing, and we should be aware about the examples. So Rapido is there, then Ola's generative AI platform, which is known as Krutrim, and then Porter. So these are certain examples that we should remember. इनको नोट कर लेना दिया. Okay. Next, government debt to GDP ratio rises to 58.2% in financial year 24. तो यहाँ पे गवर्नमेंट की टारगेट्स की पहले बात करते हैं. तो हमने अभी देखा था फिस्कल डेफिसिट टारगेट, जो गवर्नमेंट का एम है टू रिड्यूस द फिस्कल डेफिसिट टू 6.4% ऑफ द जीडीपी बाय फाइनेंशियल ईयर 26. वैसे ही डेट टू जीडीपी रेशियो का गोल है टू अचीव 73.4% बाय 2030 and 31 फाइनेंशियल ईयर. सो बेसिकली क्रेडिट रेटिंग को इम्प्रूव करना, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करना, साथ साथ में हम बोल सकते हैं कि जो डेवलपमेंट को लेके हमारा एक्सपेंडिचर है उसको इंक्रीज करना, ग्रोथ जिन इनिशिएटिव से हो रही है उनको प्रायोरिटाइज करना हर सेक्टर में. एंड ये सब स्टेप्स लेने के बाद हम बोल सकते हैं कि हम मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करने की बात कर रहे हैं. तो अगर डेट टू जीडीपी रेशियो इंक्रीज हो रहा है तो वो यही रिफ्लेक्ट करता है कि जो गवर्नमेंट है उसकी बोरोइंग ज्यादा है इकोनॉमी के अंदर. एंड हम बोल सकते हैं So what does कि बोरोइंग भी जरूरी है, बट अगर एक्सेसिव डेट हो जाएगी तो फिर इंस्टेबिलिटी होगी उसकी वजह से. सो बैलेंस एक होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बोरोइंग जो हम ग्रोथ के लिए कर रहे हैं और फिजिकल डिसिप्लिन को भी साथ साथ में हम मेंटेन कर रहे हैं. यस दी. And when we are comparing this number with the other economies, for example, we are comparing it with US and other advanced economies. So their debt to GDP number is close to 100%. So this is also indicating how India has been so smoothly and we have been able to stabilize with the external factors that might have created more volatility and more disruption in their economic functioning. So that is one thing. And what does this number is actually indicating? Debt to GDP ratio. It is indicating how much percentage of the GDP is because of the borrowings. Or in a way, we can, in other words, also say that this is the percentage of the total GDP that has been borrowed in the form of debt and that has to be repaid. So lesser would be the number, more safer or more sustainable would be our economic growth. So 57.9% of the GDP is in the form of debt, which has to be repaid. And FRBM Act 2018, it has replaced the FRBM Act of 2003. So there the target is that debt to GDP ratio should come down to 40% of the GDP by financial year 2025. And then the NK Singh committee, formed in 2017, so that they have also recommended that for the general or the union government it should be 60%, for the state government it should be 20%. So already this question has been asked in prelims, the numbers recommended by NK Singh committee. And here even the role of the finance commission also becomes important, that how and what new terms of reference would be added up in the upcoming finance commission so as to ensure that there is financial stability even at the state level. We are able to reduce that regional inequality, or specifically when we're seeing that the numbers are increasing when you're talking about the debt in the southern states. So the issue of fiscal mismanagement, how that would be dealt. So one of the solutions or one of the areas is the finance commission devolution of funds. So maintaining that balance in
the vertical devolution and the horizontal devolution of funds is important. इसको आप कवर कर लो मानसी भी, regarding the fiscal policy changes. So fiscal policy changes पे this article is talking about कि experts का क्या stand है. So they sound caution on the fiscal policy move. So here in the budget we saw that major changes have been done in the taxation policy of the government. So one indicator that they have focused upon is again this debt to GDP ratio only, जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं in detail. Second, we'll be talking about the fiscal deficit. So long-term target जो again FRBM Act 2018 set करती है, that is 3% of the GDP, and currently it is 5.6% जो previous financial year में था, and current financial year में the target is 4.9%. So how we'll ensure that this number comes down to 3%? So for that, it is important that government maintains balance between the capital expenditure and its revenue expenditure, and also the third indicator would be the amount of borrowings. And in that also, if we go into the micro details, we need to see that what are the sources or the major sources of government borrowing, whether it is through the external sources, their share is increasing in the total debt and borrowing, or we are focusing upon the internal factors, or the government is raising more funds through the market. So this needs to be looked into ki how the trend has been changing. And then we are given again three numbers are the revenue deficit, debt, fiscal deficit. This has been compared. So we are seeing that after COVID-19, because of that unforeseen situation, the fiscal deficit spiked up till 9.2%. And after that, we have seen a gradual decline in fiscal deficit. So this is showing a good performance. Revenue deficit has also been declining. And when we are talking about debt, so here we can't say ki, the momentum is sustainable, but it is overall, it is on the decline side. So former RBI Governor C. Rangarajan, so he says that there's a strong logic for 3% fiscal deficit, and that is achievable also. It is a rational target that has been set. So total transferable resources to the center and state should not exceed 6% of the GDP. And secondly, we are seeing that if you were to bring down the fiscal deficit to 6% without bothering about the revenue deficit, then the debt to GDP ratio could go up. So that is why we say कि revenue deficit को decline करना, उसको जितना हम minimum लेके जा सकते हैं, उतना हमारे लिए beneficial होगा, even for the economic growth and its stability, and again the strong momentum that we are currently maintaining, and we can ensure that we take that forward also. So revenue deficit, we are seeing that these steps are also being taken by the government when we're talking about fiscal consolidation. So we have seen that in the latest budget, that the amount allocated for the subsidies that has been reduced. So linking the prices with the market is the mechanism that we are shifting to, when even we have seen that in case of the petroleum products, and now we are talking about this, the same thing needs to be done for even the fertilizer subsidy also, and also that is connected with the performance of the agriculture sector in terms of like how that influences the cropping pattern also. So this is one area. So if we ignore about the numbers of the revenue deficit, then definitely debt to GDP ratio is going to spike. So that is something which we do not want if we are aiming for a fiscal deficit target of 6%. But again, our longer term target is 3%. So this is just for the short term thing. And so these are the main things that has been highlighted here: debt to GDP ratio, fiscal deficit, revenue deficit. So our borrowing pattern overall, and the performance of states. So 16th Finance Commission, we need to rework the FRBM roadmap. So certain amendments also, this is also one of the areas that we need to reform, and we need to again adjust the targets in the FRBM Act, because that has not been done after the COVID-19 pandemic, after which again we have seen huge changes in the fiscal numbers of the Indian economy. So that needs to be in sync with the current status of Indian economy and how we are moving forward. So rest we have covered. Thank you, Dee.
Then next is regarding the top 500 companies which may be selected for the internship scheme. So यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टू प्रोवाइड इंटर्नशिप्स टू 1 करोड़ यूथ इन इंडिया, जो कि बजट 2024 में हाईलाइट भी किया गया, जिसमें टॉप 500 कंपनीज में इंटर्नशिप उनको दी जाएगी। सो यहाँ पे कुछ चैलेंजेस उसके साथ उठ के आते हैं कि कौन सी 500 कंपनीज होंगी, एंड सिलेक्ट करने के बाद भी चैलेंजेस रह जाते हैं, जैसे कि जो फ्रेशर्स ऑलरेडी रिक्रूट किए गए हैं कंपनी में, जिनके पास सिर्फ 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है, क्या उनकी जॉब सिक्योरिटी के ऊपर इम्पैक्ट आएगा इस स्कीम की वजह से। सो इक्वल एक्सेस कैसे हम इंश्योर करेंगे इंटर्नशिप्स को लेके, रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड और देयर लोकेशन। इसके साथ साथ जो लॉजिस्टिक्स है इंटर्न्स को प्लेस करने का इन दीज 500 कंपनीज, उसको कैसे हम मैनेज करेंगे। साथ साथ में क्वालिटी ऑफ इंटर्नशिप एक्सपीरियंस, कैसे इंश्योर करेंगे कि इंटर्नशिप लेने के बाद उन्होंने वो स्किल्स एक्वायर की हैं कि नहीं की हैं। तो मिसमैच जो है स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट के बीच में और इंटर्नशिप जो ऑफर की जा रही है उसके बीच में, वो भी एक चैलेंज इसके साथ बोल सकते हैं एलोकेटेड है। अब 500 कंपनीज, यहाँ पे सबसे पहला स्टेप यही है कि सिलेक्ट करना कौन सी 500 कंपनीज हैं। ईच कंपनी मे हैव टू एकोमोडेट 20,000 इंटर्न्स ओवर द 5 years और 4,000 इंटर्न्स पर ईयर। So the overall target is कि 5 years में will be aiming to train around 1 crore youth. So Yes. yeah, mentioned भी है कि one of the basis for the selection of the top 500 companies would be on the basis of their market capitalization. So that would indicate their the largest share that they enjoy, and again their stability in their performance and their growth. And these are also called as the blue chip companies. Another basis can be that the areas where we expect the future jobs to be more higher. For example, the critical emerging technological areas like artificial intelligence, Internet of Things, cloud computing, machine learning, blockchain. So these can be one of the major focus, and also ensuring that there is again not the concentration of only these firms. We are diversifying it to other areas, for example, where we can see an impact even on the industrial sector growth, because there we say that India has certain amount of potential of growth to reach again the full employment level over a longer time period. The next is regarding India joins Quad on the Ukraine war. सो इंडिया ने बोल सकते हैं रशिया और यूक्रेन के वॉर पे एक न्यूट्रल स्टैंड हमेशा मेंटेन किया है, जिसमें उसने रिफ्यूज किया टू कंडेम रशिया फॉर द इन्वेजन, बट उसने ये भी रिफ्यूज किया है कि वो वेस्टर्न सैंक्शंस जो है उनके सपोर्ट में भी नहीं। एंड इंडिया ऑल्सो एब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग इन दी जो यूएन रेजोल्यूशन हुआ था रिलेटेड टू द कॉन्फ्लिक्ट। सो अभी इंडिया ने डिफरेंट डिफरेंट डिस्कशंस में पार्टिसिपेट किया, जिसमें से क्वाड भी है, एक यूएनजीए में भी डिस्कशंस हुए थे, वहां पे भी एड्रेस किया है सिचुएशन को, सपोर्ट किया है स्ट्रांगली द सॉवरेनिटी एंड द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ यूक्रेन, एंड ऑल्सो इट इज टॉकिंग अबाउट इवैक्यूएटिंग द इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम द यूक्रेन। सो डिप्लोमेसी एंड डायलॉग जो है वो सुप्रीम पे होना चाहिए टू रिजॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट, जो कि इंडिया ने हाईलाइट भी किया है। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस इंडिया हैज प्रोवाइडेड टू यूक्रेन। सो ओवरऑल एक न्यूट्रल स्टैंड हमेशा इंडिया मेंटेन करता है यहाँ पे, एंड दिखाता है इंडिया की कमिटमेंट रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ डायलॉग, इम्पोर्टेंस ऑफ डिप्लोमेसी एंड द रोल दैट इंटरनेशनल लॉ कैन प्ले इस पूरे सिचुएशन को स्टेबलाइज करने के लिए। नेक्स्ट Next, we're talking about in detail regarding the debt to GDP ratio. Focus on shifting to debt to GDP ratio. सबसे पहले यहाँ पे बात करें कि फिस्कल कंसोलिडेशन जो है वो जरूरी क्यों है, व्हाई इज इट नेसेसरी। सो यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो बर्डन है ऑन द इंटरेस्ट ऑफ पेमेंट उसको रिड्यूस करने के लिए, एक क्रेडिट वर्दीनेस जो होती है उसको और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए, इनहांस करने के लिए, एंड ऑल्सो
प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो आ रहे हैं, प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो आ रहे हैं, जिनका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो रहा है, उनके लिए कैसे हम स्पेस क्रिएट करेंगे। तो वहां पे रोल आ जाता है फिजिकल कंसोलिडेशन का, कि बर्डन कैसे कम कर रहे हैं हम इंटरेस्ट ऑफ पेमेंट के ऊपर। इसके साथ साथ टारगेटिंग वर्सेस डेट पाथ सर्विलेंस, फोकस कर रहे हैं ऑन अचीविंग अ स्पेसिफिक डेट टू जीडीपी रेशियो टारगेट, जैसा कि हमने देखा भी था रिगार्डिंग 78% बाय 2030 फाइनेंशियल ईयर। इसके साथ साथ डेट पाथ सर्विलेंस से हम मॉनिटर कर रहे हैं कि जो डेट की ट्रैजेक्टरी है ओवर टाइम कैसे चेंज हुई है, ताकि सस्टेनेबिलिटी को हम अपनी फाइनेंशियल मार्केट में मेंटेन कर पाए। फिर टैक्स टू जीडीपी रेशियो गैप इंडिया के लिए दैट इज अराउंड 17%। बाकी अगर इमर्जिंग मार्केट से कंपेयर करते हैं तो वहां से लोअर है इंडिया का। बाकी इमर्जिंग मार्केट्स में एवरेज देखा जाता है ऑलमोस्ट 20 to 21%, इंडिया के अंदर 17% देखा जा रहा है। एंड ऑल्सो एनके सिंह एफआरबीएम पैनल, जिन्होंने रिकमेंड किया था रिगार्डिंग फिजिकल डेफिसिट, जो कि हमने अभी डिस्कस भी किया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फिजिकल डेफिसिट है उसको रिड्यूस करना चाहिए। एंड इसके साथ साथ डेट टू जीडीपी रेशियो की भी उन्होंने बात की थी टू 40% बाय 2024 to 2025। एंड एक सीलिंग लानी चाहिए ऑन द कंबाइंड डेट, जो सेंटर और स्टेट की कंबाइंड डेट है उसके ऊपर भी एक सीलिंग को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। ये मेजर रिकमेंडेशन थी इस पैनल की। इसके साथ साथ इंडिया के पास और ऑप्शंस की बात करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि टैक्स रिवेन्यूज को हम इंक्रीज कर सकते हैं, रिफॉर्म्स लेके आ सकते हैं, एंड टैक्स बेस के एक्सपेंशन की बात कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो एसेट मोनेटाइजेशन कर रहे हैं हम एंड डिस इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको कंसिडर कर सकते हैं और बड़े लेवल पे। इसके साथ साथ मीडियम टर्म फिजिकल फ्रेमवर्क की यहाँ पे बात हो रही है, ताकि सस्टेनेबिलिटी को हम इंश्योर कर पाए। तो फिजिकल डेफिसिट उसको भी हमारा टारगेट है टू रिड्यूस इट बाय to reduce it to below 4.5% by 2025 to 26। 7% हमारा करंट गैप है बिटवीन द एक्चुअल एंड द पोटेंशियल टैक्स टू जीडीपी रेशियो। मानसी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? एक ही जो अभी हम बात कर रहे थे कि हमारा जो ट्रेंड है ऑफ द बोरोइंग्स बाय द गवर्नमेंट, सो कीवर्ड एक जो है हम जब बात करते हैं मॉनेटरी फाइनेंसिंग की या मोनेटाइजेशन और डेफिसिट की, तो साइनोरेज बोलते हैं उसको। सो साइनोरेज इज बेसिकली हाउ मच अमाउंट द गवर्नमेंट इज अर्निंग through issuing of the new currency, and how that is calculated. So that is calculated by taking out the difference between the face value of the currency and the cost of production. So one is this, second factor is that internal bond financing, and third is the external financing. So in case of India, the dominant factor is the internal bond financing, that is predominating overall amongst these three factors. And in case of, like, it has been compared with the neighborhood like Sri Lanka, so it relies more on external financing of the deficits. And this we know also that when we are talking about the China's debt diplomacy or checkbook diplomacy, that is how China has been trying to increase its influence. So that is not the case with India, or we are not even thinking about increasing the share of even the external debt. So this is one thing. And when it is written that currently there is 7% gap between the actual and the potential tax to GDP ratio. So another area is how we can ensure that the government's revenue buoyancy increases. Revenue buoyancy in terms of the income or the revenue that the government is earning through the taxation. So through that, currently we saw that government has reduced the taxes when we're talking about even the corporate tax for the new enterprises, or reducing the customs duty, or certain, we can say, incentives given even in the income tax scheme. And then when talking about, it has abolished the angel tax also. So we are seeing that taxation has been reduced. So how that will be increasing the government's tax revenue? So this is, we can say, ki it has twin positive factors. One is that it will be boosting the production activity in the economy. It would be encouraging more FDI, more opening of
new firms and new enterprises. And secondly, it would be because we are here focusing upon increasing the base and not just focusing upon directly increasing the tax rate, so that again the tax revenue increases. So focusing upon expansion of the base would be ensuring that the tax revenue would also be increasing because of greater participation, and it would be directly a positive thing for the economy's growth also. So one is this factor also, which would also help in reducing the deficit and the debt to GDP ratio. The rest we have discussed. Okay. Next is regarding census. So any further delay in census? Census में delay की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे. सेंसस क्यों जरूरी है? सबसे पहले जो प्लानिंग है, बजटिंग है, उसके प्रिपरेशन में हमें हेल्प करता है. हाउसेस की लिस्टिंग, एन्यूमरेशन, डेटा रिगार्डिंग डिफरेंट हाउस होल्ड, वहां पे डेमोग्राफिक के बारे में इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन के बारे में इंफॉर्मेशन. तो डेटा कलेक्शन, डेटा प्रोसेसिंग और डेटा डिसएमिनेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है सेंसस. इसके साथ साथ वल्नरेबल सेक्शन, जो बेनिफिशियरीज क्या हैं, नई प्रॉब्लम्स क्या हैं, इंटायर